हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईओएस क्लास 12 की सोशलॉजी, जिसमें हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे। उसका नाम है बच्चों सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। क्लास शुरुआत करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशन कोट से सपना एक देखोगे बच्चों, मुश्किलें हज़ार आएंगी लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। ध्यान रखना, तो एक सपने के पीछे भागना है, एक टारगेट बनाना है। हाँ बच्चों, दूसरा जो आपका है वो प्री प्लान रखना है पहले से कि एक अगर नहीं हुआ तो फिर क्या दिक्कत हो, क्या करना है। लेकिन आप एक के पीछे भागो बच्चों, फोकस एक जगह करो, हर जगह नहीं बच्चों। ध्यान रखना, दो नाव पे पैर रखने से बच्चों कुछ नहीं होता। नाव ऐसी रखो कि एक ही आपको पार करा दे। तो सपना एक ही देखो बच्चों। मुश्किलें बहुत सारी आएंगी बच्चों, पर मुश्किलें आएंगी बच्चों तो सिर्फ अपना रास्ता बदलो, ना कि अपना सपना बदल लो बच्चों। ध्यान रखना, आज करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं बच्चों? यदि आपसे पूछे समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों में बच्चों, समूह के अंदर जो ऊंच और नीच का बंटवारा होता है उसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। या छोटे बड़े के आधार पर जो समाज अलग अलग स्तर में बढ़ जाता है उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इस चैप्टर में, इस पार्ट में बच्चों हम समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में आप मनुष्य में पाई जाने वाली गैर बराबरी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक आपने देखा कि मनुष्य समाज में श्रम विभाजन सार्वभौमिक है। अगर पूछे बच्चों श्रम विभाजन किसे कहते हैं? श्रम विभाजन का अर्थ होता है बच्चों कार्य को बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। पहले जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था, लेकिन आज वही व्यक्ति वो काम करेगा जो उस काम में बच्चों कुशल है। ये बात ध्यान रखना। जिसमें विशिष्टीकरण, जटिलता का अभाव होता है। जैसे पहले लोग खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे, वहाँ पे भी कुछ कार्य लिंग और उम्र के हिसाब से ही निर्धारित होते थे। स्त्रियाँ जिस कार्य को करती थी वे पुरुष से भिन्न होते थे। इसी प्रकार काम एक आयु समूह को भी दिया जाता है तो वही दूसरे आयु समूह से भिन्न होता था। जिन कामों को समाज में लोग करते हैं उनके पूरक कार्य दूसरे लोग करते थे बच्चों। ध्यान रखना है, इसलिए जो कार्य करते हैं वे कार्य उनकी पहचान और जीवन पद्धति बन जाती है। बात ध्यान रखना। जैसे आपने सुना होगा बच्चों जाति के बारे में, जो जन्म से मिले बच्चों मरने के बाद भी ख़त्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं बच्चों। और जाति में क्या था बच्चों? वंशानुगत व्यवसाय था, यानी एक पीढ़ी के लोग उसी काम को करेंगे जो जो उनके पीढ़ी के लोग करते थे। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों एक खाती का मकान लकड़ी के काम की कार्यशाला बन जाता है। यानी एक खाती कौन होता है बच्चों? खाती यानी बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करता है बच्चों। एक जुलाहा वो होता है बच्चों जो बुनकर का काम करता है। ध्यान रखना, बुनकर का। और बुनकर, खाती जो है वो कपड़े के लिए जुलाहा पे डिपेंड है, और जुलाहा जो है फर्नीचर के काम के लिए बच्चों किस पे? खाती पे डिपेंड होता है। ध्यान रखना, एक जुलाहे के घर में जो करघे होते हैं यही उसकी पहचान होती है बच्चों। यानी जाति जन पे आधारित होती है और जाति में बच्चों वंशानुगत व्यवसाय होता है। अर्थात इस पाठ का पहला सबक है कि कोई भी समाज पूरी तरह से सजाती नहीं होता है। सजाती का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, सजातीय समाज नहीं होता है ना। ध्यान रखना, एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे कि व्यक्ति दिखाई देते हैं। सच्चाई यह है कि समाज में आप जो पाते हैं वह अंतर है। स्त्री का कार्य पुरुष के कार्य से बच्चों अलग होता है। अलग अलग आयु के कार्य अलग अलग होते हैं। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र से बच्चों अलग होते हैं। प्रत्येक गोत्र का विशेष टोटम से संबंध होता है बच्चों। ध्यान रखना, और हर एक जाति का अलग अलग क्या होता है? व्यवसाय होता है। अगर आपसे पूछे बच्चों गोत्र अंतर्विवाही है या बहिर्विवाही, तो गोत्र बच्चों बहिर्विवाही होती है। यानी एक गोत्र के लोग बच्चों अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, दूसरे गोत्र में जो है शादी करते हैं। जाति बच्चों कैसी होती है? अंतर्विवाही होती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों हम सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा के बारे में जानेंगे, स्तरीकरण के केंद्रीय विचार के बारे में जानेंगे, और प्रतिष्ठा किसे कहते हैं बच्चों उसके बारे में जानेंगे कि प्रतिष्ठा क्या है। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ बच्चों कि प्रतिष्ठा या परिस्थिति किसे कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना, अगर पूछे प्रत्येक परिस्थिति में कुछ कई सारे लोगों के बच्चों क्या होते हैं? अपने अपने। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि समाज में उस व्यक्ति की मतलब पहचान कितनी, उसे हम प्रतिष्ठा कहते हैं बच्चों। उसके बारे में जानेंगे और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। हम परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। परिस्थिति मतलब समाज में उसका स्थान क्या है। और दो प्रकार की परिस्थिति बच्चों, एक होता है प्रदत्त जो अपने आप मिल जाती है, और एक होता है अर्जित परिस्थिति जिसे हम बच्चों कमाते हैं। इनके बारे में जानेंगे और जातीय व्यवस्था का वर्णन करेंगे और जाति वर्ण में अंतर समझ पाएंगे बच्चों। ये इन चीज़ों के बारे में हम क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कि अंतर और गैर बराबरी के बारे में पहला हम पढ़ेंगे।
अगर पूछे बच्चों कि गैर बराबरी का मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण में समाज में वर्ग, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच में अंतर दिखाने वाली अलग अलग दो अवधारणाएं। एक होता है सामाजिक गैर बराबरी, एक होता है सामाजिक स्तरीकरण। बच्चों सामाजिक गैर बराबरी का मतलब होता है जब समाज में लोगों को समान अधिकार, संसाधन के अवसर नहीं मिलते तो उसे सामाजिक गैर बराबरी कहते हैं। जैसे उनकी आर्थिक स्थिति अलग होती है, जाति, धर्म, लिंग अलग अलग होता है तो वो गैर बराबरी होता है। बच्चों ध्यान रखना, व्यक्ति और समूह में अंतर होना सार्वभौमिक है, यानी वो तो सार्वभौमिक है, हर जगह अंतर होता है। इसका यह तात्पर्य है कि बच्चों एक समूह एक व्यक्ति से दूसरा ऊंचा है यह अर्थ नहीं है। एक के पास विशेषाधिकार है और दूसरे के पास नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अन्य शब्दों में व्यक्ति और समूह में होने वाले अंतर का आशय एक दूसरे से गैर बराबर होना नहीं है। अंतर यह है कि दोनों में विभेद है। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर का मतलब होता है बच्चों विभेद। स्पष्ट है कि इन दोनों में जो अंतर दिखाई देता है वह गैर बराबरी का अंतर नहीं है। बच्चों हमारा पहला बिंदु है कि हमें अंतर के विचार और को गैर बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए। अंतर किसे कहते हैं? अंतर से हमारा अभिप्राय यह है कि इन दोनों इकाइयों जिनका हम विचार कर रहे हैं, व्यक्ति या समूह में कुछ गैर बराबरी या समानताएं हैं। इन यह समानताएं पूरक हैं। आदमी और औरत, जैसे आदमी और औरत जैविकी संरचना में अलग होते हैं तो यह अंतर हो गया बच्चों। शरीर की बनावट अलग होती है, लेकिन इनमें जो पूरकता है वह वही प्रजनन का कारण कि अंतर है, जब भी तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं बच्चों? प्रजनन करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। जुलाहे खाद्यों से भिन्न है, लेकिन जिन वस्तुओं को वे पैदा करते हैं उनमें एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। बच्चों जुलाहे अपनी लकड़ी के काम के लिए खाती पर निर्भर करते हैं और खाती अपने सोल या गद्दे के लिए जुलाहों से उसको खरीदते हैं। ध्यान रखना, गैर बराबरी से हमारा तात्पर्य विशेषाधिकार और स्रोतों को बांटने से जो गैर बराबरी है, इसका परिणाम यह होता है कि कुछ व्यक्तियों के स्थान समाज में विशिष्ट हो जाता है और कुछ लोगों के पास जो है अधिक नियंत्रण होता है, बल्कि कुछ के पास बच्चों बहुत ही कम संसाधन होता है। तो ये गैर बराबरी होता है ना। यदि आपसे पूछे समाजशास्त्री लोगों में प्राकृतिक गैर बराबरी और उनके अस्तित्व की दशाओं की गैर बराबरी में भी अंतर है। प्राकृतिक गैर बराबरी जो प्रकृति करती है, पहले प्रकार की गैर बराबरी को भौतिक गैर बराबरी भी कहते हैं। इस गैर बराबरी का मतलब है उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक ताकत तथा मानसिक विशेषता, ये प्राकृतिक होती है कि उम्र कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा। सामाजिक गैर बराबरी की तुलना में भौतिक गैर बराबरी थोड़ी अलग है। समाजशास्त्री के सरोकार सामाजिक गैर बराबरी के अध्ययन से, न कि प्राकृतिक गैर बराबरी व्यक्ति के कार्य संपादन को प्रभावित करती है। एक ही सामाजिक श्रेणी में बच्चों व्यक्ति के जो अंतर होते हैं ना, उसके कुछ खास कारक होते हैं, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी का सिद्धांत भौतिक गैर बराबरी पर स्थापित होता है, ये बात ध्यान रखना। यानी जो गैर बराबरी हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक वाला पढ़ेंगे, ना कि हम प्राकृतिक वाला पढ़ेंगे। तो अब तक बच्चों आपको मैंने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता है बच्चों कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े में जो बंटवारा होता है उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में आता है बच्चों स्तरीकरण की वही अवधारणा आती है जो मैंने बताया कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े में अलग अलग समूहों में बढ़ जाना बच्चों क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। और अगर पूछे आपसे कि सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएँ भी होती है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ से बच्चों आप समझ जाएंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा क्या है। तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बढ़ जाना बच्चों क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्तरीकरण किसे कहते हैं? विशेषता इसका आपके एग्जाम में पूछता है कि स्तरीकरण की प्रकृति कैसी है बच्चों? सामाजिक है, यानी समाज ने किया है। स्तरीकरण काफ़ी पुराना होता है, यह अभी हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है बच्चों। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे आयु के आधार पर स्तरीकरण हो गया बच्चों, वर्ग के आधार पर हो गया और जाति के आधार पर हो गया। वर्ग कितना होता है बच्चों? 4, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग होता है। इस स्तरीकरण से व्यक्ति के जीवन शैली में भी बच्चों भिन्नता पाई जाती है। अब आपकी बुक में देखते बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा 1940 के दशक में आई थी। इस स्तरीकरण की अवधारणा बच्चों हमने पता है भूविज्ञान से लिया था। भूविज्ञान मतलब जैसा आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना, भूप्रपट्टी, मेंटल क्रोट और सबकी अलग अलग स्थिति होती है बच्चों। तो भूवैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी कई परतों में बनी है, एक परत दूसरी परत के ऊपर है और प्रत्येक परत की स्वयं की बनावट होती है, एक परत दूसरी परत से अलग होती है। तकनीकी शब्द में बच्चों प्रत्येक परत को स्तर कहलाती है और बहुत से स्तर मिल जाते हैं तब स्तरीकरण कहते हैं बच्चों। तो इसको हम भूवैज्ञानिक से लिया। पृथ्वी की संरचना की तरह समाजशास्त्र में भी, मानव समाज में भी कई स्तर है और एक स्तर दूसरे स्तर के ऊपर होता है बच्चों, इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा बच्चों मैंने आपको बता दी थी।
अब हम जानेंगे बच्चों उसके बाद में कि सामाजिक स्थितिगण में जिनका उच्च स्थान होता है उन्हें विशेष अधिकार मिलता होता है, निम्न स्थानों वालों को नीचा समझा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, सामाजिक स्थितिगण के आधार पे बच्चों देख लो आप यहाँ पे कार्य का क्या है बच्चों, बंटवारा है। सबसे ऊंचा बच्चों ब्राह्मण का काम होता है यज्ञ करना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, खेतों में काम हो रहा है, ध्यान रखना। इस तथ्य को हम उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं कि धनवान लोग गरीब लोगों की तुलना में बच्चों अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे सकते हैं। वे आरामदायक वस्तुओं जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कार, महंगे मकान और बस्तियों में रहते हैं बच्चों, यानी ये दिख रहा है कि कैसे भेदभाव होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य जिन फैसलों को करते हैं उन्हें दूसरों पे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार लेते हैं। एक समाज में जो जातियों में बटी होती है, जैसे दक्षिण भारत के गांव में निम्न जाति के लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों जो निम्न जाति के लोग होते हैं, यानी जो एससी और एसटी के लोग होते हैं, उनका बच्चों बाहर निकलना भी क्या है, अभिशाप माना जाता है, और उनके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ जाती है बच्चों, अभिशाप मानते हैं, ध्यान रखना। उनकी छाया भी दूसरों को अपवित्र कर देती है। इस भांति उन लोगों के लिए रात ही सब कुछ था। ये विश्वास था कि बच्चों निम्न जाति स्थायी रूप से अपवित्र लाने वाली होती हैं। ये बात ध्यान रखना। जो हमने पढ़ा बच्चों इसके बारे में, हमें स्थिरीकरण के बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शक्ति के बारे में, धन के बारे में, प्रतिष्ठा, इन सभी की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। आपने राजनीतिक संस्थाओं के पाठ में पढ़ा होगा कि शक्ति संबंध किसी भी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता है बच्चों जिसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा दूसरे लोगों पर लागू कर दी जाती है। यानी बच्चों अगर पूछा आपसे शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति मतलब दूसरों की अनिच्छा के बिना, शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद जब हम अपनी इच्छा को मनवा लेते हैं बच्चों, अपनी इच्छा को मनवाने की प्रवृत्ति को शक्ति कहते हैं बच्चों। यद्यपि वैसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उन पर ज़बरदस्ती करते हैं। जब शक्ति को लागू करना वैध होता है बच्चों, तो इसे हम प्राधिकार कहते हैं, या प्राधिकार का दूसरा नाम होता है बच्चों सत्ता कहते हैं, ध्यान रखना। यानी शक्ति के वैध रूप को सत्ता कहते हैं। जैसे सरकार के पास बच्चों सत्ता होती है, और जो दबंग बाहुबली लोग होते हैं ना, इनके पास शक्ति होती है बच्चों, ध्यान रखना, ज़बरदस्ती अपनी बात मनाते हैं। धन का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं से है, जैसे धन, और अगर पूछे धन किसे कहते हैं, धन का मतलब भौतिक वस्तु जैसे संपत्ति, पशुधन, भूमि, भवन, संपदा, हीरे जवाहरात, है ना, और संपत्ति के अन्य स्वरूप से जो कई समाज में मूल्यवान समझे जाते हैं, उसे धन कहते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान और आदर है बच्चों। अगर पूछे आपसे प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है बच्चों सम्मान और आदर जो आपको प्राप्त होता है, जो व्यक्तियों के पास होती है। इसका संबंध व्यक्तियों को उनकी जीवन पद्धति से जोड़ा जाता है बच्चों। कुछ गुण जीवन पद्धति ऐसी होती हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित समझी जाती है बच्चों। जैसे डॉक्टर बच्चों, ध्यान रखना, एक रिक्शा वाला कितना भी कमा ले पर उसकी प्रतिष्ठा बच्चों डॉक्टर से हमेशा कम ही रहती है, ये बात रखना। सामाजिक स्थिरीकरण का संबंध शक्ति की गैर बराबरी, धन और प्रतिष्ठा से ही होता है बच्चों। यानी सामाजिक स्थिरीकरण में क्या क्या देखा जाता है, सबसे पहले शक्ति देखा जाता है, फिर आता है बच्चों शक्ति के बाद आता है सत्ता आती है बच्चों, और साथ ही साथ में धन देखा जाता है। जब भी पता चलता है कि स्थिरीकरण कैसे है। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ डेफिनेशन लिखा है, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का संबंध किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों पे इच्छा लागू कर दिया जाता है। फिर बच्चों प्रतिष्ठा का, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। अगला आता है बच्चों सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक गैर बराबरी के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सामाजिक स्थिरीकरण किसे कहते हैं, समाज में पाए जाने वाले ऊंच नीच के बंटवारों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। इन सामाजिक गैर बराबरी का मतलब होता है कि लोग जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, ये बात देखना। अब तक आप समझ गए होंगे कि सामाजिक स्थिरीकरण का संबंध सामाजिक गैर बराबरी से है, परंतु इसका संबंध सभी तरह की गैर बराबरी से तो नहीं है। सामाजिक गैर बराबरी का मतलब होता है कि शक्ति, धन और प्रतिष्ठा जो व्यक्तियों में होती है, व्यक्तियों में क्या क्या होता है बच्चों, शक्ति होती है, धन होता है और प्रतिष्ठा होती है बच्चों, है ना। उससे ये गैर बराबरी लिंग, आयु, वर्ग से भी है, यानी लिंग और आयु से भी गैर बराबरी कहते हैं। यहाँ ये कहना चाहिए कि गैर बराबरी सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब सामाजिक गैर बराबरी से है, लेकिन सभी गैर बराबरी बच्चों सामाजिक स्थिरीकरण पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन सारे सामाजिक कुछ गैर बराबरी बच्चों सामाजिक स्थिरीकरण लाते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार की गैर बराबरी है। इसका मतलब है कि समूहों में शक्ति, धन, प्रतिष्ठा जो व्यक्तियों में है उनसे सरोकार है। ये सही है कि जिन लोगों के पास स्तर समान होते हैं उन्हें संवेग हेतु भी समान माना जाता है, बात ध्यान रखना। सामाजिक स्थिरीकरण कैसी है बच्चों, सार्वभौमिक, यानी प्रत्येक समाज में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, ध्यान रखना। मैंने आपको सामाजिक स्थिरीकरण बताया था बच्चों कि क्या सामाजिक स्थिरीकरण सार्वभौमिक है, तो जी हाँ। सामाजिक स्थिरीकरण का क्या कहना है कि सरल समाज में जैसे शिकारी
खाद्य संग्राहक समूहों में पहले बच्चों श्रेणियां नहीं होती थी। अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, वर्तमान में तो हैं, पर पुराने ज़माने में श्रेणियां नहीं होती थी। समूह के स्तर पर इन समाज में शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को लेकर कोई अंतर नहीं होता था। पुराने ज़माने की बात करें, गोत्र बस बराबर होते थे, उनमें कोई श्रेणी नहीं थी बच्चों। इन समुदाय के सभी सदस्य समान रूप से अपने स्रोतों का लाभ लेते थे, सामूहिक होता था। परिणाम स्वरूप इसमें ना कोई गरीब होता था, ना कोई धनवान होता था। इनके बीच जो गैर बराबरी थी वो लिंग और उम्र की होती थी, बाकी संसाधन का नहीं होता था। विभिन्न समाज में पुरुष और स्त्री का काम ज़्यादा प्रतिष्ठा का हो सकता है। वरिष्ठ लोगों को आदर दिया जाता था। पहले संघर्ष के मामले में जो हल वरिष्ठ लोग बोल देते थे वही सब पे लागू हो जाता था। इतना होते हुए भी इन वरिष्ठ लोगों को आदर दिया जाता था और उनके निर्णय को स्वीकार किया जाता था। इसका अर्थ यह निकला कि यद्यपि सामाजिक गैर बराबरी सभी समाजों में पाई जाती है, पर सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक नहीं होता है। इसका अर्थ है बच्चों की गैर बराबरी तो हर जगह पाया जाता था, पर स्तरीकरण नहीं पाया जाता था पहले। इसी कारण आज के समाजशास्त्री आदिम साम्यवाद की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर पूछे, एक होता है बच्चों आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद का बच्चों अगर पूछे आपसे अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में बच्चों साम्यवाद था उसे आदिम साम्यवाद के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जो मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में प्रचलित थी। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते थे, उत्पादन ज़मीन से बच्चों, जंगल से और जल पर किसी व्यक्ति या निजी स्वामित्व का बच्चों क्या था, अधिकार नहीं था। यानी ज़मीन, जंगल, जल कोई नहीं था, पूरे समुदाय का होता था बच्चों, ध्यान रखना। यानी संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व होता था। सामूहिक श्रम मिलकर लोग काम करते थे, शिकारी करते थे, मछली पकड़ते थे, खेती करते थे, फल सब्जी इकट्ठा करते थे। श्रम का बंटवारा लिंग और उम्र के आधार पर होता था, ऊंच नीच नहीं था उस टाइम पे। यानी इसी कारण आज के जो समाजशास्त्री वो आदिम साम्यवाद की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं। पहले ये समझा जाता था कि आदिम समाज को सजातीय समझा जाता था, सजातीय एक जैसे। ये समाज साम्यवादी स्तर पर थे, अर्थात गैर बराबरी का अभाव था। अगर इस बयान को हम गहराई से देखें तो कहना पड़ेगा इन आदिम समाजों में यद्यपि स्तरीकरण का अभाव था, फिर भी इनमें गैर बराबरी तो थी ही। कैसे थी? इन समाजों में अवश्य होता था कि उनमें से कोई बहुत बढ़िया शिकारी था, कुछ बहुत अच्छे दास्तकार थे, कुछ बहुत अच्छे जादूगर थे। यानी थे शिकारी, लेकिन कुछ अच्छे शिकारी थे जिनको सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती थी। इनमें से कुछ शिकारी दूसरों से अच्छे थे, इस भांति जो अच्छे थे उन्हें अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि सरल समाज में भी एक व्यक्ति का अधिक सम्मान हो सकता है और दूसरों की तुलना में अधिक धनवान हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा या धन अनिवार्य रूप से किसी समूह के साथ जुड़ा नहीं था। प्रतिष्ठा का जुड़ाव व्यक्ति के साथ था बच्चों। इस तरह के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्तरीकरण समान विस्तार और समान अर्थों में सार्वभौमिक नहीं होता है बच्चों। यानी अभी जब मैंने कहा था कि आपका स्तरीकरण क्या सार्वभौमिक है, वर्तमान समाज पर लागू होता है पर पुराने समाज पर लागू नहीं होता है। अब बच्चों इसका पाठांत प्रश्न 16.1 आता है, सामाजिक गैर बराबरी को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है कि दूसरों की तुलना में कुछ लोग को प्रतिष्ठा, धन, शक्ति रखते हैं और इसी को बच्चों कुछ लोग समूहों की श्रेणियों में गैर बराबरी को जन्म दे देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गैर बराबरी कहते हैं। सामाजिक गैर बराबरी की समाज में किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। स्तरीकरण किसे कहते हैं? समाज में बच्चों विभाजन के जो अलग अलग परत होते हैं उसे हम स्तरीकरण कहते हैं, या ऊंच नीच का बंटवारा। आदिम साम्यवाद की अवधारणा के बारे में बच्चों बताना कि आदिम साम्यवाद कैसा था, जो सरल समाज में बटा हुआ था। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं बच्चों? कि जो व्यक्ति किन्हीं क्षेत्र में बच्चों श्रेष्ठ होते हैं वे अपनी प्रतिष्ठा पृथक रखते हैं और अन्य की तुलना में प्रतिष्ठित होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और धनवान हो जाते हैं बच्चों और उनकी लोग तारीफ भी करते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका कि स्तरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण विचार और अवधारणाएं, जिसमें हम दो पाश्चात्य समाजशास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है बच्चों कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे, इन दोनों की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, स्तरीकरण के बारे में। तो कार्ल मार्क्स के विचार क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण पर कार्ल मार्क्स ने एक बुनियादी अवधारणा रखी है। उनके लिए स्तरीकरण समाज में दो विरोधी वर्ग होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को बच्चों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बच्चों सरल अर्थों में पहले आप समझ लो क्या चीज़ है कि समाज में सदा दो विरोधी वर्ग होते हैं। एक होता है बच्चों शोषक वर्ग और एक होता है बच्चों शोषित वर्ग, या एक होता है बच्चों अमीर और एक होता है बच्चों गरीब। यह एक होता है बच्चों मालिक और एक होता है बच्चों मालिक का
नौकर। या बच्चों एक होता है बुर्जुआ। बुर्जुआ का मतलब होता है जिसके पास संसाधन होता है, और एक होता है बच्चों सर्वहारा। समाज में सदा दो वर्ग होते हैं बच्चों, एक अमीर होता है, गरीब होता है। उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति यानी जिनके पास पूंजी होता है बच्चों, वो समाज में जो गरीब लोग होते हैं उनको धन देकर बच्चों उनका श्रम यानी मेहनत खरीदते हैं, और बाद में बच्चों लोग क्या करते हैं, धन से धन को बढ़ाते हैं। मज़दूरों को कम वेतन पे काम कराते हैं, जिससे मज़दूर की क्रय शक्ति कम होती है। मज़दूर को इतना कम पैसा देते हैं कि बच्चों वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। यानी धन या पूंजी का वास्तविक उत्पादक श्रमिक होता है, यानी मेन मेहनत तो वही करता है, पर उसको बच्चों पैसा नहीं मिल पाता, ध्यान रखना। और इसी को मनुष्य के द्वारा शोषण कहा था कार्ल मार्क्स ने। और इसमें जो श्रमिक होता है बच्चों, श्रमिक के अंदर असंतोष पैदा होता है, और एक टाइम आता है बच्चों कि वो भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब की कगार पे दयनीय दशा में आ जाता है। और फिर बच्चों वो सहन करने की भी एक सीमा होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उठ खड़ा होता है बच्चों, और क्रांति कर देता है। और जब क्रांति हो जाती है बच्चों, एक समाज बनता है जिसे हम साम्यवादी समाज कहते हैं बच्चों। यानी समाज में फिर कोई वर्ग नहीं रहता, इन मजदूरों का राज आ जाता है बच्चों। और कार्ल मार्क्स ने ही कहा था बच्चों कि सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो ये समझ में आ गया हो बच्चों। इसी को वर्ग कहा, यानी एक के पास होता है, एक के पास नहीं होता। इन वर्गों में एक दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स की दृष्टि में समाज में दो सामाजिक समूह हैं। पहला वे जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जो मालिक होता है, जिनके पास बहुत कुछ होता है, स्रोत, तकनीक और मूल्यवान वस्तुएं हैं, इन्हें उत्पादन के साधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा समूह उन लोगों का है जिनके पास ना तो स्रोत या स्वामित्व होता है, ना ही उनका नियंत्रण होता है। इन श्रेणी के लोग पहली श्रेणी के लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है ना। ये बात ध्यान रखना। मार्क्स का कहना है कि जिनके पास उत्पादन के साधन है वे ही राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, और वो राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं। आर्थिक शक्ति आदमी को राजनीतिक और कानूनी शक्ति भी की ओर ले जाता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति को आर्थिक स्रोत के कानूनी नियंत्रण की ओर ले जाता है। जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन का स्वामित्व होता है, मार्क्स उन्हें शासक वर्ग कहते हैं, यानी शासक वर्ग उन्हें कहते हैं जिनके पास उत्पादन के स्वामित्व होता है। लेकिन जो लोग उनके वहाँ काम करते हैं बच्चों, उन्हें हम सेवा वर्ग कहते हैं। और ये सेवा वर्ग पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं बच्चों शासक वर्ग पर। ध्यान रखना, शासक वर्ग की सुरक्षा और उसके हेतु को देखा जाता है। मार्क्स की दृष्टि में कानून शोषण का एक साधन है। इसका कारण यह है कि इस कानून को शासक वर्ग बनाता है और वही इस पर नियंत्रण करता है। यानी कानून क्या है, कानून बच्चों क्या है, मार्क्स की दृष्टि में एक शोषण का साधन है। केवल यही नहीं, स्रोतों का स्वामित्व तो राजनीतिक शक्ति भी दे देता है किनको, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। ऐसा भी होता है कि स्रोतों का मालिकाना हक विशेषाधिकार की स्थिति में दे दिया जाता है। और मार्क्स का कहना है कि एक समाज में जो विचारधारा होती है वह प्रभुत्व वर्ग की होती है, ना कि जो छोटे वर्ग होते हैं उनकी होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसीलिए मार्क्स ने बच्चों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिसमें दो वर्ग होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। मार्क्स ने कहा था कि मानव का विकास भी कई सारी सभ्यताओं में होता है। जैसे मार्क्स ने कहा था, पहले मनुष्य आदिम साम्यवाद से गुजरता है। आदिम साम्यवाद का मतलब होता है पहले लोग खाद्य संग्राहक होते हैं, कोई वर्ग नहीं था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था। फिर बच्चों दासता आता है, यानी जब दास बनाना चालू कर लेते हैं, जिसमें लोग कृषि पशुपालन करते हैं। फिर इसमें दो वर्ग आ जाते हैं, एक स्वामी, एक आता है दास आ जाता है बच्चों। तीसरा आता है बच्चों फिर सामंतवाद। सामंतवाद में क्या होता है बच्चों, सामंती समाज आता है, इसमें एक सामंत होता है, एक जनता होता है। फिर बच्चों पूंजीवाद आता है, और इसी पूंजीवाद में जनता का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। इन जैसी पूंजीवाद आता है तो दुनिया भर के मजदूर एक हो जाते हैं और उसके बाद क्रांति करते हैं। फिर बच्चों साम्यवाद आता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने इसी की अवधारणा दी थी, साम्यवाद समाज की अवधारणा दी थी। ये बात ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैक्स वेबर के बारे में। कार्ल मार्क्स के बाद मैक्स वेबर का स्तरीकरण के विचार पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण का मुख्य वो रूप वर्ग को माना था। वेबर को सोचना है कि वर्ग के अतिरिक्त दो चीज़ें और है जो स्तरीकरण करती है, एक का नाम है परिस्थिति और एक का नाम है शक्ति। परिस्थिति, शक्ति आप पढ़ ही चुके हैं। मार्क्स की तरह वेबर भी यह मानते हैं कि आर्थिक अर्थों में वर्ग ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन वेबर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि वर्ग का विकास बाजार अर्थव्यवस्था में, यानी वो बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भाई तुम्हारा वर्ग कहाँ होगा, ये बाजार डिसाइड करेगा। तुम्हारे अंदर कितनी कुशलता है, कितनी योग्यता है, बाजार डिसाइड करेगा। सपोज दैट आपको कोई ऐसा काम आता है जो बाजार में किसी को नहीं आता, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी बच्चों, ध्यान रखना। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर की वैल्यू ज़्यादा होती है और बाजार में उसको सम्मान मिलता है, पूंजी भी मिलती है।
इस भांति वर्ग पूंजीवादी समाज का एक लक्षण है, क्योंकि इन समाजों में बाजार अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवाद में उत्पादन की इकाई परिवार नहीं होता बल्कि बाजार होती है। इन समाजों में बाजार उत्पादन और वितरण के कार्य को लेता है। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोग बाजार पर निर्भर होते हैं बच्चों। लोग अपनी कार्यकुशलता को बाजार में बेचते हैं और अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और उससे धन बनाते हैं, यानी वही उनकी आय होती है बच्चों। कुछ खास तरह की कुशलताएं जैसे इंजीनियर, तकनीक, चिकित्सा बाजार में दूसरे व्यवसाय की तुलना में बच्चों ज़्यादा धन कमाता है। जिन लोगों के पास ऐसी क्षमता होती है उन्हें बाजार में कुशलता प्राप्त होता है, और अकुशल और अर्धकुशल लोग होते हैं उनकी क्षमता उन लोगों की तुलना में जो कुशल हैं कम होती है। उन्हें जीवित रहने की संभावना उनकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों अधिक आय नहीं मिलती है। संपत्ति पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि धन का लाभ इस बात से बदलता है कि ये संपत्ति किस स्थान पर मिलती है, यहाँ तक कि बच्चों किस शहर या गांव में स्थापित है। बाजार भी धन के मूल्य को निर्धारित करती है। वेबर ने इस तरीकरण को जीवन के अवसर की अवधारणा के द्वारा समझाया। वे लोग जिनके पास धन है बच्चों, कोई मालिकाने अधिकार नहीं है, लेकिन जिनके पास ऐसी कुशलता है जिसको बाजार में जीवित रहने के लिए कई अवसर है बच्चों, इसलिए इन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि मार्क्स का सिद्धांत कहता है बच्चों कि गरीब हो। वेबर ने शासक वर्ग की विचारधारा को अस्वीकार कर दिया है, उन्होंने कुशलता पर बल दिया। मार्क्स ने कहा कि वह वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण करते हैं। तो लेकिन वेबर अलग चीज़ कहते हैं। वेबर के अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हमेशा राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण करता है हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। लोगों को राजनीतिक शक्ति मिलती है इसलिए नहीं कि उनके पास आर्थिक ताकत होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास बच्चों कुशलता होता है और प्रभावशाली ढंग से विचारधारा को दूसरों को दे सकते हैं। उनके पास एक घोषणा पत्र होता है। इस भांति आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति आधुनिक समाज में बच्चों एक साथ नहीं चलते हैं। समाज में दो प्रकार की सोपानिक व्यवस्था होती है, एक आर्थिक होती है, एक राजनीतिक होती है। आर्थिक व्यवस्था में वे लोग आते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में वो लोग आते हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको वेबर के बारे में और कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, वेबर ने बाजार पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब पाठगत प्रश्न आपके क्या है? मार्क्स के अनुसार बच्चों समाज में दो वर्ग होते हैं, सही बात है, और एक पूंजीपति होता है और एक सर्वहारा होता है। मार्क्स ने वर्गों को व्यक्तियों की मानसिक योग्यता के पद के रूप में परिभाषित किया, गलत बच्चों। उत्पादन के साधनों में सम्मिलित होते हैं तकनीकी, पूंजी और स्रोत, सही है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व राजनीतिक शक्ति की ओर ले जाता है, ये भी सही है बच्चों। मानव जाति के प्रारंभ से ही मानव समाज में वर्गों का अस्तित्व है, गलत बच्चों। पुराने जमाने के समाज में जो वर्ग नहीं पाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों परिस्थिति। आप ये परिस्थिति यहाँ से पढ़ो बच्चों। मैं आपको इसको बच्चों नोट्स के माध्यम से इतने बड़े टॉपिक को बच्चों एकदम छोटे से उसमें समझा दूंगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं सामाजिक परिस्थिति क्या चीज़ है, ये बस याद करना बच्चों, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरा। परिस्थिति मतलब व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है कि व्यक्ति को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। किसने बांटा बच्चों? रॉल्फ लिंटन ने। परिस्थिति मतलब होता है, सामाजिक परिस्थिति मतलब कि व्यक्ति को समाज में क्या स्थान प्राप्त है। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति बच्चों, जिनके लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता, अपने आप मिल जाती है। एक होती है बच्चों अर्जित परिस्थिति। ये परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के बच्चों अपने आप ही मिल जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार क्या क्या है? जैसे जाति प्रदत्त है, नातेदारी प्रदत्त है। नातेदारी दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है वैवाहिक नातेदारी और एक होती है बच्चों रक्त मूलक नातेदारी, रक्त मूलक और वैवाहिक। एक होता है जन्म बच्चों, कहाँ पर होगा? लिंग भेद बच्चों, स्त्री हो प्रेस है, ये प्रदत्त होती है। आयु कितनी होगी? प्रदत्त है। अर्जित का अर्थ होता है बच्चों कि जो हमें प्रयास करना पड़ता है, जो हमें खुद से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित कहते हैं बच्चों। जैसे जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करता है, वो अर्जित परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे अर्जित परिस्थिति के क्या क्या हैं? जो हम खुद मेहनत कर प्राप्त करते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो बच्चों, ये अर्जित है। शिक्षा, प्रशिक्षण, धन, दौलत, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता तुम्हें मिला है, ये क्या है बच्चों? अर्जित है आपका। अब यहाँ पे बच्चों आपका आपके उस बुक में दे रखा है बच्चों, नोट्स में मैंने वो कर रखा है कि सामाजिक परिस्थिति प्रदत्त होती है, अर्जित होती है। अब प्रदत्त में आप पुत्री हो, आप बहन हो, आप स्त्री हो, आप 17 साल के हो, अमेरिकन अफ्रीकन हो, ये प्रदत्त है, अपने आप मिल गया। अर्जित क्या है? आपके मित्र कैसे हैं बच्चों? वकील हो, कामगार हो, छात्र हो, टीम के सदस्य हो, शिक्षक हो, सहपाठी हो, डॉक्टर हो, ये आपकी अर्जित परिस्थिति है बच्चों। अब बच्चों इसके पाठगत प्रश्न है कि परिस्थिति को सामाजिक देश के रूप में देखा जाता है, तो सामाजिक पद के रूप में देखा जाता है। भूमिका का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यवहार से होता है, ध्यान रखना। परिस्थिति के साथ ही भूमिका होती है बच्चों। भूमिका अगर पूछा आपसे कि भूमिका किसे कहते हैं,
यदि आपसे पूछ ले बच्चों भूमिका क्या है, भूमिका मतलब ऐसी चीज़ जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है तो उसे हम भूमिका कहते हैं बच्चों। कई बार भूमिका संघर्ष होता है, जैसे एक इंसान कई सारे काम करता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बच्चों, एक कामकाजी महिला क्या होती है, जो घर पे माँ भी होती है, बाहर कामगार भी होती है, एक पत्नी की भूमिका भी निकालती है, तो उसका क्या है, भूमिका संघर्ष होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है परिस्थिति जो जन्म से प्राप्त होती है उसे प्रदत्त कहते हैं। देश समाज में अर्जित परिस्थिति अधिक पाई जाती है, जटिल समाज में, पुराने सरल समाज में नहीं पाई जाती है। पुत्र की परिस्थिति बच्चों एक कैसी है, प्रदत्त परिस्थिति है बच्चों, पुत्र, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम जाति के बारे में, कि जाति जो जन्म से मिले मरने के बाद भी खत्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जाति कहते हैं। एक बार ये पढ़ लो जो मैंने हाईलाइट्स कर रखा है बच्चों। जाति व्यवस्था के बच्चों एक बार मुख्य लक्षण देख लेना, कि जाति व्यवस्था का आधार पवित्र और अपवित्र होता है। प्रत्येक जाति की अपनी निश्चित स्थान होता है जो दूसरी जाति को नहीं देते हैं। हर जाति की अपनी एक बोली होती है बच्चों। जाति जन्म से होता है, जाति अंतर्विवाही होती है बच्चों। और एक दूसरा टॉपिक बच्चों हम जाति और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, एक बार इसको भी देख लेना, वर्ग, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। अब बच्चों हमारे वहाँ 1955 से जो जाति के अंदर भेदभाव पाया जाता था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति के आधार पर स्तरीकरण क्या है। तो जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं तथा शूद्र सबसे नीचे होते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों, एक होता है वर्ण और एक होता है बच्चों जाति होता है। जो वर्ण से ही बच्चों क्या बनी है, जाति बनी है। वर्ण कितने हैं, 4000 है। जाति बच्चों 4000 से ज़्यादा हैं। जो जन्म से मिले मरने के बाद खत्म ना उसे जाति कहते हैं। जाति बदली नहीं जा सकती, जाति बंद होती है। वर्ण 4 है बच्चों। वर्ण पहला क्या है बच्चों, सबसे पहला बच्चों ब्राह्मण है। उसके बाद बच्चों क्या आता है, क्षत्रिय आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय, फिर आता है बच्चों वैश्य और फिर आपका आता है बच्चों शूद्र। ब्राह्मण को कहा जाता है बच्चों कि ये इनका काम सबसे ऊंचे होता है बच्चों, यज्ञ करना होता है, पूजा पाठ करना होता है। क्षत्रिय का काम राजकाज संभालना होता है, वैश्य का काम व्यापार करना और शूद्र का काम बच्चों ऊंची जातियों की सेवा करना होता है, ध्यान रखना। ये इस तरीकरण लेकिन अब बंद हो गया बच्चों जाति के आधारित। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संस्करण ऊंच या नीच के आधार पर बना होता है बच्चों। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसी जाति का संस्करण उसे प्राप्त होता है। समाज में बच्चों वर्ण कितने, 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला आता है बच्चों जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान, कि अब जाति बदल रही है। जैसे खान पान बच्चों संबंध नियम में परिवर्तन आ रहा है, व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन आ रहा है। पहले लोग एक ही जाति के काम कर सकते थे पर अब ऐसा नहीं है बच्चों। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन आ गया, शिक्षा में भी परिवर्तन आया, अब नीची जाति के लोग भी पढ़ लिख सकते हैं। वर्ग के आधार पर बच्चों इस तरीकरण, वर्ग कितना होता है, 4 होता है। वर्ण अलग होता है बच्चों और वर्ग अलग होता है। वर्ग के आधार पर जो स्त्रीकरण होता है वो जन्म पे आधारित नहीं होता है बल्कि कार्य पे आधारित होता है, जो कि योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान पर आधारित होता है। वर्ग बदल सकते हैं, जाति बदल नहीं सकते हैं। वर्ग के द्वार सबके लिए खुले हो सकते हैं। कोई ऊंची जाति, कोई उच्च वर्ग का है वो निम्न वर्ग का बदल सकता है। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है, उसके प्रयास करने पे सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर सकता है। वर्ग बच्चों 4 होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग, ये याद करना है आपको। अब बच्चों एक बार जाति और वर्ग में अंतर देख लो। जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति एक बंद समूह है, यानी जाति को बदला नहीं जा सकता है, जाति बदल नहीं सकते हैं। जाति में विवाह, खान पान, इन सभी पे कठोर नियम होते हैं। जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन होता है, यानी बदल नहीं सकते, और ये प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के प्रतिकूल होता है, यानी लोकतंत्र विरोधी होता है। वर्ग कैसा होता है बच्चों, सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है वर्ग बच्चों। वर्ग एक खुली व्यवस्था है, वर्ग में कठोरता नहीं होती है बच्चों। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर होती है। वर्ग प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं डालती है बच्चों। तो ये जाति और वर्ग में आपका अंतर आता है, ध्यान रखना। वर्तमान में जाति कैसे बदल रही है उसके बारे में भी मैंने बता दिया। ये देखो बच्चों अर्वाचीन भारत में जाति व्यवस्था कैसे बदल रही है। तो जाति विवाह के मसलों में महत्वपूर्ण है। आज जो लोग जिन कर्मकांडों को करते थे उनका विशेष रूप से उल्लेख जातियां करती हैं। जाति के नाम पे समितियां बनाई जाती हैं, बैंक, स्कूल, ये सभी भी जाति के आधार पे ही चलते हैं। तो ये जाति एक परिस्थिति समूह है, सही है बच्चों। जाति बुनियादी रूप से अर्जित है, जाति बुनियादी रूप से बच्चों अर्जित परिस्थिति समूह है, तो ये गलत है बच्चों। जाति विश्व के सभी भागों में पाई जाती है, गलत। भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी एक विशेषता है। जाति और वर्ग का तात्पर्य एक ही सामाजिक श्रेणी से है, गलत है बच्चों। भारत में छुआछूत समाप्त कर दी गई है, सही है, अनुच्छेद 17 के तहत। और 1955
के अधिनियम के तहत। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं बच्चों? जब नीची जाति के लोग ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चों संस्कृतिकरण कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की एक प्रक्रिया है जो कि जाति में पाई जाती है, ये सही है बच्चों। जातियाँ गैर हिंदू समुदाय में भी पाई जाती है, सही है। क्षत्रियों को व्यापारी जातियों को सदस्यों की तरह जाना जाता है, गलत। क्षत्रिय क्या होते हैं बच्चों? जो देश को चलाते हैं। जातियों की सोपानिक व्यवस्था में निचले भाग में जिन सदस्यों को रखा जाता है वे शूद्र होते हैं, सही है। सामाजिक स्तरीकरण एक खुली व्यवस्था बच्चों, गलत बच्चों, वो बंद व्यवस्था है। अब आते हैं बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न आपके कि सामाजिक स्तरीकरण क्या सार्वभौमिक है? तो मैंने बताया था नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? ये मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में बच्चों आपको बताना है। जाति की विशेषताएं बतानी है। किस प्रकार जाति वर्ग से भिन्न है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें से बता देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।